महास्थविर जातक अध्याय 26। एक भी पल की देरी होती तो स्कूल का फाटक बंद हो जाता। मजबूरन उस तपोवन के सपने को वहीं कुर्बान करके हम तीनों स्कूल की तरफ सरपट भागे। क्लास में उस समय पंडित जी पढ़ा रहे थे। हम तीनों को इस तरह हाँफते हुए घुसते देख उन्होंने अपने पुराने अंदाज में तंज कसते हुए कहा, लो भाई पधारो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, आज फिर एक साथ कहाँ की यात्रा हुई थी? पंडित जी द्वारा किए गए इस नए नामकरण को सुनकर पूरी क्लास के लड़के ठहाकों से भर उठे। अपमान की उस जलन को मन में लिए हम तीनों अपने अपने कोनों में जाकर दुबक गए। अपमान और गुस्से के मारे करीब 2 हफ्ते तक मैंने सचिन से एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, दोस्ती का खिंचाव बड़ा अनोखा होता है। कुछ ही दिनों में सारा मान मुनव्वर और नाराजगी भूलकर हम फिर से पहले की तरह एक हो गए। उस दिन हवा में न जाने कैसी छुट्टी की उमंग घुली थी। बुआ पिसीमा के घर सारा दिन मौज मस्ती में बिताकर जब मैं गली के रास्ते घर की ओर बढ़ा तो अचानक आसमान काला पड़ गया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कोई और चारा न देख मैंने सड़क किनारे एक अनजाने घर के ऊंचे बरामदे पर शरण ली। हवा के थपेड़ों के साथ बारिश की बौछारें तब तक मेरा आधा शरीर भिगो चुकी थी। मैं सड़क पर जमा होते पानी की ओर देखकर सोच ही रहा था कि क्या इस बारिश में ही दौड़ लगा दूं। तभी उस घर का दरवाजा खुला और छाता हाथ में लिए ललित बाहर निकला, सुल्ता का छोटा भाई। ललित मुझे देखते ही चौंक गया और बोला, अरे कौन स्थविर है क्या? ये क्या तू यहां खड़ा भीग रहा है? हमारा घर नहीं पहचानता क्या? ललित का हाथ थामकर जैसे ही मैंने घर के भीतर कदम रखा वो चिल्ला उठा, दीदी देखो कौन आया है। ललित की आवाज सुनते ही उसके भाई बहन शोर मचाते हुए दौड़ आए और सबसे आखिर में आई सुल्ता। उसे देखते ही मेरा कलेजा जैसे एक पल के लिए कांप गया। मन ही मन सोचा, सुल्ता तुम कितनी सुंदर हो गई हो। सुल्ता के आते ही उसकी मीठी शिकायतें शुरू हो गई। इतने दिनों बाद जनाब को वक्त मिला? झूठे कहीं के, वादा करके भी क्यों नहीं आए? उसकी उस जादुई नाराजगी का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। छोटी बहन सुजाता तो ठीक गौरैया की तरह फुदक फुदक कर मुझे और भी चिढ़ाने की कोशिश करने लगी। उनकी मां बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की महिला थीं। प्रणाम करते ही चंद मिनटों में उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना बना लिया। ललित एक ढेर सारी मोढ़ी और गर्मा गर्म पकौड़े तेले भाजा लेकर आया। बाहर आसमान का सीना चीरती बादलों की गर्जना और खिड़की के पार लगातार होती झमाझम बारिश का संगीत जारी था। उस जादुई माहौल में घर के भीतर ताश की जंग शुरू हो गई। ग्राबू खेल। मैं और सुल्ता एक टीम में थे और ललित सुजाता दूसरी तरफ। शोर शराबे और हंसी के साथ खेल पूरी तरह जम गया। उस दिन घड़ी की सुइयों की तरफ हम में से किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे अपने घर में जहां हमेशा अनुशासन की एक डरावनी और सख्त नजर पीछा करती रहती थी, वहां लतू के घर का ये सहज और सच्चा भाईचारा एक स्वर्गीय एहसास जैसा लग रहा था। माता पिता का बच्चों के साथ ऐसा दोस्तों जैसा बर्ताव मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके स्नेह और लाड ने कुछ देर के लिए मुझे अपने घर की कड़ाई और डर की याद बिल्कुल भुला दी। अचानक जब पास के कमरे की घड़ी ने ढंग ढंग करके 7 बजाए तब मेरी तंद्रा टूटी। अब ये समझने में देर नहीं लगी कि आज घर लौटने पर किस्मत में बड़ी शामत लिखी है। मैं तड़ाक से उठ खड़ा हुआ। सुल्ता के कंधे पर अब भी ताश का पंजा और छक्का टिके हुए थे। सुजाता बून पड़ी, कल लेकिन आना ही पड़ेगा। सुल्ता ने भी आंखें तरे कर चेतावनी दी, अगर नहीं आए तो देख लेना, आज की हार का बदला जो लेना है। घुटनों तक भरे पानी को चीरते हुए जब मैं घर लौट रहा था तो मेरे पूरे जहन में सुल्ता का वो हंसता हुआ चेहरा और कल की हार का बदला लेने की योजनाएं घूम रही थीं। एक अजीब सी खुशी की लहर समेटे जब मैंने घर में कदम रखा तो सोचा कि आज पिताजी से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ताज्जुब, उस दिन शायद विधाता मुझ पर मेहरबान थे। मार पिटाई तो दूर की बात, पिताजी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। पिताजी का ये अनदेखा व्यवहार देखकर मैं तो दंग रह गया। सजा के बदले मेरी उस भीगी हुई हालत को देखकर उन्होंने फौरन 1 कप गर्म चाय लाने का हुक्म दे दिया। डर की जगह ऐसा गर्मजोशी भरा स्वागत पाकर मन खिल उठा। अगले दिन मैं अपने जिगरी दोस्त अस्थिर को लेकर लतू के घर जा पहुंचा। अस्थिर उनके लिए अनजाना नहीं था। लतू की छोटी बहन सुजाता और भाई ललित अस्थिर के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उसे पाकर तो वे लोग जैसे खुशी से झूम उठे। पूरा घर हंसी मजाक और उल्लास से महकने लगा। इसके बाद से हमें एक नया नशा चढ़ गया। लगभग हर रोज स्कूल की छुट्टी के बाद मौका मिलते ही हम लतू के घर की उस महफिल में जा धमकते। लेकिन घर लौटने के बाद
एक दूसरा ही सख्त अनुशासन हमारा इंतजार कर रहा होता था। स्कूल से आने के बाद पिताजी का कड़ा निर्देश था। हम तीनों भाइयों को रोज एक पन्ना अंग्रेजी, एक पन्ना बांग्ला और एक पन्ना संस्कृत का सुंदर सुलेख यानी हैंडराइटिंग लिखना पड़ता था। साथ ही कोड़ में खाज की तरह 10 मुश्किल गणित के सवाल हल करने की जिम्मेदारी भी रहती थी। हर दिन सुबह सवेरे वे सारी कॉपियां पिताजी को दिखानी पड़ती थीं। काम में जरा सी भी कमी रहने पर हफ्ते के किसी न किसी दिन हम तीनों भाइयों में से कम एक की पीठ पर 2-4 हाथ पड़ना बिल्कुल तय था। मैं और अस्थिर उस मार से बचने के लिए स्कूल से लौटते ही तूफान की रफ्तार से अपना सुलेख और गणित का काम निपटा लेते थे। उसके बाद पतंग और चरखी बगल में दबाकर एक दौड़ में छत पर पहुंच जाते। हमारी छत से पड़ोस की छत और फिर उसके बगल वाली छत की मुंडेर, इस तरह घूमते घूमते शाम होने तक हमारा कहीं कोई सुराग नहीं मिलता था। पिताजी को पतंग उड़ाना कुछ खास पसंद तो नहीं था, लेकिन सड़क पर आवारागर्दी करने से बेहतर वे घर की छत पर रहने को मजबूरी में बेहतर यानी मंदेरा भालो समझकर बर्दाश्त कर लेते थे। वही छत हमारी असली आजादी थी। वहां चढ़ने और उतरने के बीच के समय में कोई हमारी खोज खबर लेने वाला नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, स्कूल और घर के काम के अलावा बिना इजाजत बाहर कदम रखना हमारे लिए बिल्कुल मना था। अनुशासन की उस जंजीर को तोड़कर सड़क पर निकलने की हिम्मत हम में नहीं थी, लेकिन लत्तू के घर का वो जादुई खिंचाव नजरअंदाज करना भी नामुमकिन था। ज्यादा दिनों तक हमारी ये चालाकी टिक नहीं पाई। एक दिन लत्तू के घर से लौटते वक्त मैं सीधे रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बाद पिताजी से जो नगद प्रसाद मिला, उसका स्वाद आज भी मेरी हड्डियों के कोनों में चुभता है। उस पिटाई के डर से कुछ दिनों के लिए हमारा वैराग्य और महफिल दोनों जैसे गंगा में विसर्जित हो गए, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे। अनुशासन की उस जंजीर को तोड़ने के लिए हमने एक अनोखी तरकीब निकाल ली। कपड़े, जूते और पतंग चरखी बगल में दबाकर हम दबे पांव छत पर चढ़ जाते। फिर बड़ी सावधानी से पड़ोस की छत पर जाकर वहां की सीढ़ियों से नीचे सड़क पर उतर जाते। लौटते समय भी ठीक उसी अंदाज में पड़ोस की छत के रास्ते अपने डेरे में वापस आ जाते। कुछ दिनों तक ये लुका छिपी का खेल बड़े सुरक्षित ढंग से चलता रहा। हम लत्तू के घर अपनी पतंग चरखी अमानत के तौर पर रख देते और वहां की महफिल का आनंद लेते। लेकिन किस्मत खराब थी। एक दिन फिर पकड़े गए। इस बार कोई बचाव नहीं हुआ। पीठ पर उत्तम मध्यम तो पड़ी ही, साथ ही हमारा वो आजादी का आसमान यानी छत पर जाना भी हमेशा के लिए बंद हो गया। बाहर निकलने की इस व्याकुलता को लेकर बचपन में हम तीनों भाइयों को कितनी भयानक मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये सोचकर आज ताजुब होता है। पिताजी का एक अजीब सा ख्याल था कि लड़के घर से बाहर कदम रखेंगे तो उनका परलोक यानी भविष्य बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। लड़कों की जिंदगी में इहलोक यानी वर्तमान जीवन नाम की भी कोई बड़ी उपलब्धि होती है, और अगर इस वर्तमान को आनंदहीन कर दिया जाए तो भविष्य अपने आप ही खोखला हो जाएगा। ये सच उस जमाने के ज्यादातर अभिभावक मानना ही नहीं चाहते थे। घर के उस कड़े अनुशासन के घेरे में हम जिस तरह की उदासीनता और खौफ के साथ बड़े हो रहे थे, उसमें बचपन का वो निर्मल आनंद हमने कभी महसूस ही नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि बालकों का विद्या के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव होता है, लेकिन मेरे मामले में ये ठीक उल्टा था। पढ़ाई लिखाई को मैं एक बेहद डरावनी, भयानक और भयंकर सजा मानता था। स्कूल जाने से पहले जब घर पर अ, आ, क, ख सीखता था, तब एक तरह की जिज्ञासा जरूर थी, लेकिन जिस दिन से स्कूल की वो बंधी बंधाई पढ़ाई का बोझ शुरू हुआ, उसी दिन से मन की गहराइयों में एक गहरी नफरत पैदा होने लगी। स्कूल की उन नीरस किताबों के अलावा मैं किसी भी विषय की किताब बड़े चाव से पढ़ता था, पर पिताजी के डर से वो सुख भी नसीब नहीं होता था। उन्हें डर था कि सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ा तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इन्हीं सब वजहों से घर से बाहर कदम रखते ही मुझे एक तरह की स्फूर्ति मिलती थी, और जहां लत्तू जैसे लोगों के स्नेह और निस्वार्थ प्यार का खिंचाव होता, वहां मुझे लगता है जैसे मैंने स्वर्ग देख लिया हो। पिताजी के उस कड़े अनुशासन और मार की वजह से शायद उनके प्रति मेरी भक्ति और श्रद्धा कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी। दुनियादारी समझने वाले लोगों के हिसाब से तो शायद यही लगना चाहिए था कि बेचारे सज्जन दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद थक कर घर लौटने पर भी सिर्फ हमारे भले के लिए अपने प्यार के झरने को रोककर वो अमानवीय शासन कर रहे हैं। पड़ोसी हमारा रोना धोना सुनकर भले ही आहें भरते थे, पर ज्ञानियों का यही कहना था, ये सब तो संतान की भलाई के लिए ही है।
लेकिन मेरी उस बेकाबू कल्पना ने कभी भी जीवन के उस व्यवहारिक और कठोर तर्क को स्वीकार नहीं किया। मार पड़ने से पहले मन में एक भयानक डर काम करता था, और उस मार का असर खत्म होते ही सीने के भीतर एक निष्फल क्रोध, बेबस गुस्सा जन्म ले लेता था। जैसे ही मार रुकती, डर गायब हो जाता, और उस गुस्से की आग में लत्तू के घर जाने की जिद और कई गुना बढ़ जाती थी। नतीजा ये हुआ कि नजरबंद होने का आदेश भले ही सिर झुकाकर मान लिया, पर दिन रात मैं और अस्थिर बस इसी जुगाड़ में लगे रहते कि कैसे फिर से वहां हाजिरी दी जाए। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।